उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, हम खेती बाड़ी की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे पशुपालन की। मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जयपुर में मिलेट्स ईयर पर सेमिनार हुआ आयोजित। फलों के निर्यात से किसानों को होगा बम्पर मुनाफा। पपीते की हाइब्रिड तकनीक देगी अच्छी आमदनी और गिर गायों के लिए अपनाई जाएगी कृत्रिम गर्भाधान तकनीक। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र पर सेमिनार को संबोधित करते हुए जॉबनेर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि बाजरे पर फोकस रखते हुए लोगों की सेहत के साथ ही किसानों को भी आर्थिक रूप से बेहतर बनाया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस के आह्वान पर साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है, तो वहीं अब राजस्थान में भी मोटी फसलों खासकर बाजरे के उत्पादन और इसमें पेश आने वाली चुनौतियों के त्वरित निदान की दिशा में काम शुरू कर दिया है। जयपुर में आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने कहा कि साल भर के लिए प्रोग्राम कैलेंडर बनाया गया है, जिसमें एक टीम के जरिए लोगों को मोटे अनाज और बाजरे के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य लाभ के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती खानपान में मोटे अनाज के प्रचलन का नहीं होना है। ऐसे में युवाओं को ये समझाया जा रहा है कि मोटे अनाज के जरिए लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को कैसे दूर किया जा सकता है, तो दूसरी ओर शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के फायदे भी गिनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि मोटे अनाज को लेकर कृषि महकमे से जुड़े सारे विभाग अब मिलेट्स में वैल्यू एडिशन और ब्रांडिंग पर फोकस कर रहे हैं। राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की नई कवायद फलों के निर्यात को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। केंद्र और राज्य सरकार फसलों की उपज को देश और विदेश में पहचान दिलाने के लिए तमाम कोशिशें करती हैं। राजस्थान में भी कई फल जैसे किन्नू, संतरा, अनार और अमरूद जैसे खासे फेमस हैं। अब राज्य सरकार ने इसे लेकर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। नई कवायद राज्य के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग ने की है। इसके तहत किसानों को प्रेरित करके उनका पंजीकरण कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा में कराया जाएगा। इसका मकसद किसानों के फलों का निर्यात करने के लिए बढ़ावा देना होगा। एपीडा की प्लानिंग राज्य के फलों को विदेशों में प्रमोट करने की है। इससे जहां इन फलों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं किसानों की इनकम भी बढ़ सकेगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जालौर, बाड़मेर, सिरोही और झालावाड़ से एक महीने में 50 किसान पंजीकरण करा सकेंगे। इसके बाद अन्य किसान भी अपना पंजीकरण कराएंगे। वहीं फलों की गुणवत्ता जांचने के लिए राज्य सरकार की ओर से पंजीकरण कराते समय ही बुवाई, फ्लोरिंग और कटाई के समय फसलों की स्थिति का रिकॉर्ड सब भरना जरूरी है। किसान भाई पपीते के सही प्रकार के बीज चुनकर अगर पपीते को हाइब्रिड तकनीक से उगाएं तो किसान साथी इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। पपीता एक ऐसा फल है जो उष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों सहित दुनिया की कई हिस्सों में खाया जाता है। इसका उपयोग जैम, पेय, आइसक्रीम और अन्य खाद्य पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है।
पपीते के बीजों का उपयोग औषधीय प्रयोजनों के लिए भी किया जाता है। कच्चे पपीते के फलों को सब्जी के रूप में खाया जाता है। इसके अलावा पपेन को सूखे लेटेक्स से बनाया जाता है। कच्चे पपीते के फल का उपयोग मांस को नरम करने, च्युइंगम और सौंदर्य प्रसाधन बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पाचक औषधि के रूप में भी किया जाता है। पपीते की खेती के लिए 6.5 से 7.5 के pH वाली हल्की दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। किसान सही प्रकार के पपीते के बीज चुनकर अधिक पैसा कमा सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक उपज मिलेगी और मुनाफा भी बढ़िया प्राप्त होगा। ICAR एक भारतीय संगठन जो कृषि अनुसंधान करता है, किसानों के लिए पपीते की कुछ सर्वोत्तम किस्मों की सिफारिश करता है, जैसे अर्का प्रभात, अर्का सूर्या, रेड लेडी आदि। पपीता का पौधा फलदार वृक्षों में सबसे कम समय में फल देने वाला पौधा है। राज्य में गिर प्रजाति की गायों की संख्या बढ़ाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीक अपनाई जाएगी। इसके लिए मेरठ से सांड का सीमेन लिया जाएगा। किसानों की आय का बड़ा जरिया खेती के अलावा पशुपालन भी होता है। पशुपालन से देश के कई हिस्सों में दूध व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा रही है। गाय की कई प्रजातियां ऐसी हैं जो दूध उत्पादन में अव्वल रहती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विभिन्न प्रजातियों की गायों का पालन किया जाता है। राजस्थान में गाय की गिर नस्ल दूध उत्पादन के लिए बेहतर मानी जाती है। गाय की ये प्रजाति 12 लीटर से अधिक दूध देती है। इसके लिए अब एक नई कवायद की गई है। राजस्थान में गिर नस्ल की गायों की संख्या में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक अपनाई जाएगी। इसके लिए मेरठ के सांड का सीमेन लिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे गिर प्रजाति की गायों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा एक समझौता किया गया है, जिसमें राज्य के टोंक जिले के किसानों को अविका नगर संस्थान की मदद से मेरठ के संस्थान के बढ़िया नस्ल के गिर गाय के सांड का सीमन मिल जाएगा। इस तकनीक से गाय की पैदावार बढ़ेगी, अच्छा दूध उत्पादन होगा और साथ ही पशुपालकों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि आज हम पशुपालन से जुड़ी बात करेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, अगर प्राचीन काल से ही देखा जाए तो पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक व्यवसाय रहे हैं। ऐसे में वर्तमान युग में जो तकनीक का युग है, होड़ का युग है, यहाँ हमारा एक साधारण पशुपालक भी नवाचारी और उन्नत पशुपालक कैसे बन सकता है, वो किस तरीके से नवाचारों को अपना सकता है, इस विषय पर बात करेंगे, जानकारी देंगे। और हमारा आज का विषय है पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना। ये योजना क्या है, कब से शुरू हुई, इसका क्या उद्देश्य है, इन सभी बातों की विस्तार से जानकारी लेने के लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश वर्मा, उपनिदेशक विस्तार, पशुपालन निदेशालय, जयपुर। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार चंचल जी, और सभी पशुपालक भाइयों को भी मेरा राम राम। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा विषय है, हम बात कर रहे हैं पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना की। जब भी कोई नवाचारी योजना आती है, हमारा जो साधारण किसान या पशुपालक है उसको बहुत जिज्ञासा होती है जानने की, और हम भी जानना चाहते हैं कि पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, कब से शुरू की गई और इसके क्या उद्देश्य रहे हैं। हमारे पशुपालकों को, किसानों को, दर्शकों को बताइए। तो पशुपालक भाइयों, पशुपालन व्यवसाय को किस तरह बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए जो आवश्यक संसाधनों की जो है आपूर्ति किस तरह से की जाए, इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो है पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। पशुपालक भाइयों, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। किसान कार्ड के तहत जो आप लोगों को खाद है या कीटनाशक औषधियाँ हैं या अन्य जो संसाधनों की आवश्यकता होती है, वो इस योजना के तहत सुलभ कराए जाते हैं। पशुपालन की महती आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि पशुपालन में विकास की अपार संभावनाएं हैं। हम हमारे पशुपालक भाई को
किस तरह से मजबूत करें, सुदृढ़ करें, ताकि वो पशुपालन व्यवसाय को बेहतर तरीके से कर सकें और अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सके। तो पशुपालक भाइयों, इसके लिए जो है भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के अंदर जो है पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना नामक योजना शुरू की थी। अब इस योजना के तहत पशुपालक भाई को किन किन चीज़ों की जो है कि आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है या उसे कितना ऋण उपलब्ध हो सकता है, इन सभी का निर्धारण किया गया था। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले आपको बताऊं कि इस योजना का उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया कि पशुपालक जो हैं हमारे पशुपालन व्यवसाय को किस तरह से अधिक सुदृढ़ कर सके और उससे अच्छी आमदनी कमा सके। तो पशुपालक भाइयों, यहाँ पशुपालन ही नहीं एवं मत्स्य पालन के लिए भी ये जो है कार्ड जारी किया जाता है और मत्स्य पालक भाई जो हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब पशुपालक भाइयों जो है कि अपने पशुपालन व्यवसाय के अंदर किन किन चीज़ों के लिए जो है कि इस कार्ड के तहत जो मिलने वाली राशि है उसका हम उपयोग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले पशुपालक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ के लिए या पशुपालन क्रेडिट कार्ड के लिए हमारा जो है व्यक्तिगत जो पशुपालक भाई है वो भी आवेदन कर सकता है, या कोई स्वयं सहायता समूह बना हुआ है या कोई भी संगठन जो है इसके अंदर जो है जुड़ा हुआ है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोई भी किसान या स्वयं सहायता समूह जो बने हुए संगठित किसान या पशुपालक है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। जब हमारा किसान किसी भी योजना से जुड़ना चाहता है, एक तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत पिछड़े इलाकों की बात करें, शिक्षा का प्रचार नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा किसान जागरूक नहीं होता है। ऐसे में अगर इस योजना से किसान या पशुपालक जुड़ना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है और कौन कौन से दस्तावेज कागजात उसको लगाने होते हैं, ये भी बताइए। पशुपालक भाइयों, सबसे पहले तो जो चीज़ है कि पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है कि हम इस राशि का उपयोग किन किन गतिविधियों के लिए कर सकते हैं, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे पशुपालक भाई भ्रमित होते हैं कि हमारे जो पशुपालन क्रेडिट कार्ड से है इससे हम पशु खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है पशुपालक भाइयों। पशुधन जो है उसका क्रय पशुपालक क्रेडिट कार्ड के तहत उपलब्ध करवाई जाने वाली जो ऋण राशि है उसके तहत पशुधन का क्रय नहीं किया जाता है। इसके लिए जो चीज़ है कि हमारा जो है आवर्ती व्यय या रिकरिंग कॉस्ट, आवर्ती व्यय का मतलब आपको बताऊं कि हमारे जो रोज़मर्रा के या दिनचर्या में जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को जो है हमें किस तरह से उनका जो है कि कहाँ से उनको जुटा सकते हैं, तो उसके लिए जो है पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना है। अब आवर्ती व्यय के अंदर कहेंगे कि किस किस तरह के जो है व्यय आते हैं, तो पशुपालक भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए पशु के लिए जो है चारे दाने की व्यवस्था जो होती है उसके लिए इस पैसे को उपयोग में लिया जा सकता है। पशुधन का बीमा जब आप करवाते हैं तो प्रीमियम का भुगतान इस कार्ड के जरिए आप कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके जो है कि फार्म पर या पशुशाला के अंदर जो भी बिजली पानी का आपका खर्चा होता है या पशु चिकित्सा के लिए जो है आवश्यक उपचार के लिए जो आपका व्यय होता है, तो इस तरह के खर्चे जो हैं आवर्ती लागत उसके आवर्ती व्यय के अंदर आते हैं। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि हम आवर्ती व्यय जो आपको बताया कि चारा दाना पानी हो गया, पशु का उपचार हो गया, बिजली पानी का भुगतान हो गया, या पशुधन बीमा जब कराते हैं तो उसके प्रीमियम का भुगतान हो गया, या मजदूरी का भुगतान हो गया, तो पशुपालन क्रेडिट के तहत कार्ड के तहत जो राशि मिलने वाली है, ऋण राशि मिलने वाली है, उसका उपयोग हम जो है इसके तहत हम कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, सबसे पहले दिमाग में से यह निकाल दें कि हम इससे पशु क्रय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि पशुपालक भाइयों की इसके लिए आवेदन जो चीज़ है कि आप निकटतम जो है पशु चिकित्सा संस्था विभाग की जो भी पशु चिकित्सा संस्था है आप वहाँ भी आवेदन कर सकते हैं, या इसके लिए आप नज़दीकी बैंक में भी संपर्क कर सकते हैं। अब पशुपालक भाइयों की इसके लिए जो चीज़ है कि आप लाभ ले रहे हैं पशुपालन क्रेडिट योजना के लिए, तो आपको किस किस तरह के दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो पशुपालक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका जो भी पहचान पत्र है, आपका आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी है, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, इस तरह के जो है आपका जो है कि जो परिचय पत्र जो है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के आप वासिंदे हैं, कि तो इसका प्रमाण बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि आपके पास पैन कार्ड है तो उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बैंक खाते जो हैं, बैंक खाते की पासबुक की भी आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा आपके जो फ़ोटो हैं जो कि 6 महीने से पुराने नहीं हो, 2 इस तरह के पासपोर्ट साइज़ जो हैं वो फ़ोटो भी आपकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा पशुपालक भाइयों कि आपके पास जो कृषि भूमि जोत है उसका विवरण कि आपके पास किस तरह की कितनी भूमि है,
कितना आपके पास पशुधन है, इन सभी जानकारियों को लेके और आपको नज़दीकी बैंक या पशु चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए, ताकि बैंक कर्मी अथवा हमारे पशु चिकित्सालय का जो है कर्मचारी अधिकारी आपकी मदद कर सके और आपका जो आवेदन पत्र पूर्ण करके और जो है कि बिना किसी कमी के जो है कि बैंक में जो है इसको जमा कराया जा सकता है। तत्पश्चात बैंक की अपनी प्रक्रिया होती है, जिसके तहत जो है पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी किया जाता है। तो अगर इन दस्तावेजों में पशुपालक भाइयों आप किसी तरह की कमी रखेंगे अथवा आवेदन जो है अपना अपूर्ण जमा कराएंगे, तो ऐसे के ऊपर जो है पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं हो सकता। और जिसका दोष हमेशा जो है हमारे पशुपालक भाई बैंक पे अथवा पशु चिकित्सा संस्था के कर्मियों पे लगाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करें, जितने भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो संपूर्ण दस्तावेज आप लेके जाएं और उसके बाद आवेदन जमा कराएं। दूसरी चीज़ क्या है कि पशुपालक भाई हमारे जो हैं कि पशुपालन गतिविधियों के लिए या कृषि के लिए कहीं से उन्होंने ऋण ले रखा होता है, जिन तथ्यों को वो छिपाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, आप जो है ऋण ले रखा आप बताएं और समय पर उसका भुगतान करें। जी डॉक्टर साहब, बात करें कि आपने ये तो बता दिया कौन कौन से दस्तावेज बहुत ज़रूरी हैं। पात्रता की बात करें, कौन से पशुपालक पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, पशुपालक भाई जो है कि ये देखा गया है कि जैसे चंचल जी ने बताया था कि भाई कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है ही नहीं। अब कृषि जिसका व्यवसाय है, जहाँ से जो है कि वो फसल वगैरह का उत्पादन लेता है, फिर उसके अंदर जो है वहीं से वो चारे का इस्तेमाल करता है, तो वो पशुधन को भी अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पशुपालन व्यवसाय भी करता है। तो पशुपालन के लिए जो चीज़ है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो है कि पशुधन होना नितांत आवश्यक है पशुपालन क्रेडिट कार्ड के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पशुधन नहीं है और हम पशुपालन क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। तो पशुपालन क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय हमारे पास पशुधन जो है वो होना चाहिए और पशुधन के जो है रहने की व्यवस्था है, समुचित जो है उसके आवास की व्यवस्था है, वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें ही मूल चीज़ें हैं। अगर हमारे पास पशुधन होगा तो वह व्यक्ति जो है इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ ले सकता है। जी डॉक्टर साहब, बात करें पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना में हमारे किसान आवेदन कर रहे हैं, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि इसकी ऊपरी और निचली सीमा क्या रहती है, कितनी धनराशि उन्हें मिलती है, कितना उनको उसमें सहायता मिल सकती है, बताइए। पशुपालक भाइयों, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम किस सीमा तक जो है हमें ऋण पशुपालन क्रेडिट कार्ड के तहत मिल सकता है। तो पशुपालक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए पशुपालन के लिए हम अधिकतम 2 लाख रुपए की जो है ऋण सीमा है। लेकिन पशुपालक भाइयों, यहाँ ध्यान रखने वाली बात हमारे पास है कि हमारे पास जो चीज़ है कि 1,60,000 रुपये तक कि अगर हमारी जो है क्रेडिट सीमा का निर्धारण किया जाता है, तो 1,60,000 रुपये तक हमको किसी तरह की कोई जमानत है या किसी रहन की आवश्यकता नहीं होती, या कोलेटरल जिसको बोलते हैं बैंक की भाषा में, उसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इससे अधिक की हमारी आवश्यकता होती है और बैंक की दृष्टि से उसे उचित लगता है, तो अधिकतम इसका जो है कि 2 लाख रुपये तक वो इसका ऋण का लाभ उठा सकता है। लेकिन पशुपालक भाइयों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे पशुपालक भाई हैं जो डेयरी से जुड़े हुए हैं, मिल्क ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, मिल्क यूनियन से जुड़े हुए हैं, तो वो पशुपालक भाई जो हैं इसकी अधिकतम सीमा जो है उसकी 3 लाख रुपए है। तो पशुपालक भाइयों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ है हमें जिसका ध्यान रखना है, जो भी हमारी क्रेडिट सीमा का निर्धारण किया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि हम 1,60,000 रुपये तक का ऋण लिए जाने के ऊपर आपको किसी तरह की जमानत या अमानत अथवा रहन, मतलब जिसको कि कोलेटरल कहा जाता है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पशुपालक भाइयों, सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि इस 1 साल के लिए जो ऋण आपको दिया जाता है पशुपालन क्रेडिट कार्ड के तहत, उसका आप समय पे भुगतान करें, अन्यथा आपको जो है कि जो इसके ऊपर ब्याज राशि है उसका पूर्ण भुगतान करना पड़ेगा और आपकी जो है कि बैंक के अंदर साख भी खराब हो जाती है, जिससे भविष्य में आपको ऋण लेने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा पशुपालक भाइयों से आग्रह है कि वह इस कार्ड का जो है कि लाभ उठाएं, लेकिन इसका समय पर जो है 1 वर्ष में भुगतान करना भी सुनिश्चित करें। इसका भुगतान किए जाने पर आपको 3% जो है ब्याज की छूट भी दे है। इसके लिए जो आपको बताना चाहूँगा कि पशुपालन क्रेडिट कार्ड के लिए जो है ये आपका वर्ष पर्यंत उपयोग में लेते हैं तो 7% की जो है दर से आपको ब्याज देना होता है। अगर हमारा पशुपालक भाई समय पे भुगतान करेगा तो 3% जो है ब्याज राशि की छूट का उसे लाभ मिलेगा। अर्थात यूँ कहें कि हमें उस राशि पे उसको 4% तक का ही जो है
ब्याज दर देय होगी। तो इसका जो है समय पे भुगतान करने पे वो 3% जो है छूट का लाभ हमारा पशुपालक भाई ले सकता है। तो पशुपालक भाइयों, यह जो है कि लाभ तो आप ले ही और समय पे पुनर्भुगतान भी करें और बैंक के साथ अपनी साख को बनाए रखें, कायम रखें। तो भविष्य में जो चीज़ है आपको किसी भी प्रकार के ऋण लेने में असुविधा नहीं होती है। दूसरा मेरा पशुपालक भाइयों से आग्रह है कि पशुपालक भाई कई बार क्या करते हैं कि उनका जो है कि खाता जो होता है डिफ़ॉल्टर या समय पे पुनर्भुगतान नहीं करने पे डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ जाता है। तो ऐसे पशुपालक भाइयों को भी जो है पशुपालन क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने में काफ़ी असुविधा होती है या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि पशुधन है नहीं और फिर भी जो है पशुपालन क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं। जैसा कि पशुपालक भाइयों मैंने बताया कि पशुपालन क्रेडिट कार्ड के लिए हमारे पास पशुधन होना ज़रूरी है और उसका आवर्ती व्यय जो कि बताया मैंने आपको कि चारा, दाना, पानी या पशु की चिकित्सा या बीमा अथवा मजदूरी इनका भुगतान करने के लिए ही होता है, पशुधन का क्रय करने के लिए नहीं होता है। तो पशुपालक भाई हमारा जो है पशुधन होने की स्थिति में ही पशुपालन क्रेडिट कार्ड के लिए अपना आवेदन करें। दूसरी चीज़ क्या है कि पशुपालक भाई जो हैं कि कभी किसी एक बैंक के अंदर आवेदन कर देते हैं या पशुपालन क्रेडिट कार्ड उनको इश्यू हो जाता है या जारी हो जाता है तो किसी दूसरे अन्य बैंक में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करें, क्योंकि आजकल सबका लेखा जोखा जो है कि डिजिटल इस युग के अंदर सब जगह देखा जा सकता है। तो वो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपात्र हो जाते हैं। तो पशुपालक भाइयों, इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आपको जो ऋण राशि उपलब्ध किया जाता है उसका सदुपयोग करें और पशुपालन व्यवसाय को जो है कि आप अच्छे तरह से इसका जो है वो पशुपालन व्यवसाय को अपनाएं और अच्छी आमदनी पाएं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी। पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, किस तरीके से किसान पशुपालक इससे जुड़ सकते हैं और उन्हें क्या क्या सावधानियां भी रखनी चाहिए। डॉक्टर राजेश वर्मा, आपने हमारे कार्यक्रम में आके इतनी बढ़िया जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में मिली पशुपालन से जुड़ी जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप एक सफल पशुपालक जरूर बनेंगे। आप कृषि दर्शन कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। चलते चलते अपने मूल मंत्र को दोहराएंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। जय हल, जय हलधर।